आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नितिका सिंह, बीएससी फाइनल ईयर, पेपर 3, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। इसका यूनिट फर्स्ट हम पढ़ रहे थे। यूनिट फर्स्ट में जो रेड कलर का पार्ट है वो मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। cDNA लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी, वेक्टर्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक बहुत ही नया और अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, जिसको हम स्थानांतरण जीन भी कहते हैं। इसका नाम आपको बता रहा है कि स्थानांतरण जीन मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो सकते हैं। दे कैन बी ट्रांसपोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जीन्स एक डीएनए का पार्ट होता है, मैंने आपको बताया था, जो अपने आप को व्यक्त करता है। तो ये जीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनके ट्रांसफ़र होने के कारण पूरा जो जीन की व्यवस्था या क्रम होता है वो बदल जाता है। अगर आपको मैं सरल सा एग्जांपल दूं कि एक बहुत लंबी लाइन है 100 बच्चों की, अब उसमें से अगर कोई एक बच्चा आगे से पीछे हो गया तो पूरी लाइन शिफ्ट हो जाती है। जैसे एक फर्स्ट बच्चा जो 99 पे था वो अगर सेकंड नंबर पे आ गया तो सेकंड वाला थर्ड पे, थर्ड वाला फोर्थ पे, इस प्रकार से पूरी की पूरी रो शिफ्ट हो गई। इसी कारण स्थानांतरण जीन एक जीन में बहुत सारा परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं एक डीएनए के अंदर, और इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस है। और इसी कारण इनकी इम्पोर्टेंस जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी या बायोटेक्नोलॉजी में होती है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, क्योंकि एक बहुत देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको संक्षिप्त में करने की कोशिश की है ताकि आप समझ पाएँ कि स्थानांतरण जीन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। इनको हम 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज हम प्रारंभ करते हैं पार्ट 1, जिसमें हम इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे या इसका परिचय लेंगे क्या होते हैं, और साथ ही इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। उन प्रकारों में से कुछ प्रकारों को हम आज पढ़ेंगे और कुछ प्रकारों को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो अ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट is a DNA sequence that can change its position within a genome। एक स्थानांतरण जीन एक डीएनए की सीक्वेंस होती है जो जीनोम के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होकर अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है। ओके, तो इनकी जो स्थिति है वह जीनोम में परिवर्तित हो सकती है। These elements were first identified by a geneticist बारबरा मैकलिंटॉक। एक आनुवांशिकी की विज्ञानी हैं, इनका नाम है बारबरा मैकलिंटॉक। अगर हिंदी में बोलेंगे तो बारबरा मैकलिंटॉक। तो बारबरा मैकलिंटॉक जो कि कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी न्यूयॉर्क में काम करती थी, उन्होंने 1950 में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट या स्थानांतरण जीन की खोज की थी। ये एक लेडी हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इनके बहुत सारे नाम होते हैं। इनको ट्रांसपोसोन भी बोलते हैं और साथ ही में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी बोलते हैं, जंपिंग जीन बोलते हैं, स्थानांतरण जीन बोलते हैं, आप कुछ भी बोलिए, ये सब एक समान ही है। ट्रांसपोसोन्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्थानांतरण जीन जीवाणु में पाए जा सकते हैं या फंगस या कवक में पाए जाते हैं या प्लांट्स में और एनिमल्स में भी पाए जा सकते हैं। देयर साइज कैन रेंज फ्रॉम 500 to 15,000 बेस पेयर। तो इनकी जो साइज़ होती है या इनका जो आकार होता है वह 500 से 15,000 बेस पेयर तक हो सकता है। दे कैन चेंज पोजिशन विद इन द सेम क्रोमोज़ोम और चेंज फ्रॉम वन क्रोमोज़ोम टू अदर क्रोमोज़ोम। अगर जैसे हम प्लांट्स की या एनिमल्स की बात करें, तो अगर मनुष्य की बात करें तो हम जानते हैं कि गुणसूत्र एक से अधिक पाए जाते हैं सामान्यतया किसी भी यूकैरियोट में। तो यहाँ पे एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं या एक ही गुणसूत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे इनका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। One of the significant feature of transposons is that it can alter gene expression। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जीनों की अभिव्यक्ति को ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये अपने स्थान बदलते हैं, इसके कारण पूरा का पूरा जीन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और इस कारण जीनों की अभिव्यक्ति को ये परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। They often
इनएक्टिवेट द जीन विद इन विच दे आर ट्रांसफर्ड। अधिकांशतया, मैं ये नहीं कहूँगी हमेशा, लेकिन अधिकांशतया क्या होते हैं, ये ट्रांसपोजोन जिस भी जीन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं उस जीन को ये क्या करते हैं, उस जीन का एक्सप्रेशन को ये रोक देते हैं। जैसे कोई एक जीन है, उसके बीच में जाके या उसके अंदर ये कहीं ट्रांसपोर्ट हो गया, ये अपने आप को इन्होंने वहाँ स्थानांतरित कर लिया, तो वो जीन काम करना बंद कर देता है सामान्यतया। इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजोन्स, स्थानांतरण जीन के प्रकार। वैसे तो प्रकार भी बहुत प्रकार के दे रखे हैं बुक्स में, आप देखेंगे, लेकिन जो मेरे को सबसे आसान लगता है समझने के हिसाब से, तो वो 3 प्रकार है कि किस प्रकार से ट्रांसपोजोन कार्य करता है। मतलब उनके कार्य करने के तरीके के आधार पे ट्रांसपोजोन्स 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है कट एंड पेस्ट। आजकल आप चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, कट एंड पेस्ट आप सबको पता है, एक स्थान से कटते हैं दूसरे स्थान पे जुड़ते हैं, तो सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे, एक स्थान से हटा सेम जीन दूसरे स्थान पे जुड़ गया। सो इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ ट्रांसपोजोन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू द न्यू डीएनए साइट। इसमें क्या होता है कि डीएनए के एक जीनोम में एक स्थान से ट्रांसपोजोन हटता है और दूसरे स्थान पे जाके जुड़ जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं, वैसे हम इसके एग्जांपल्स अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले कट एंड पेस्ट प्रकार के ट्रांसपोजोन हैं IS एलिमेंट, TN5 एलिमेंट, TN9, TN10 एट्सेट्रा। तो ये बहुत बेसिक, सबसे हम बोलेंगे कि आधारभूत या सबसे जो बोलते हैं कि अविकसित प्रकार के जो ट्रांसपोजोन हैं वो ये हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे। जो भी मैंने आपको डार्क या बोल्ड में शो कर रखे हैं वो सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। साथ ही मेज़ में ACDS एलिमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये वही एलिमेंट है जो बारबरा मैक्लिंटॉक ने खोजे थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन P एलिमेंट्स इन ड्रोसोफिला, तो ये हम सारे नहीं पढ़ के कुछ बैक्टीरिया के पढ़ लेंगे, IS एलिमेंट TN5, TN9, TN10 और ACDS इन मेज़ पढ़ेंगे। ये आज के लेक्चर में हम कट एंड पेस्ट प्रकार के ट्रांसपोजोन्स पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त कौन कौन से ट्रांसपोजोन हो सकते हैं? रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन, ये ऐसे ट्रांसपोजोन होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित तो होते हैं, लेकिन पहले वो एक स्थान पे उनकी कॉपी बनती है, वो कॉपी फिर दूसरे स्थान पे चली जाती है। सो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जनरेट अ न्यू कॉपी बाय रेप्लिकेशन। एग्जाम्पल इज TN3 इन बैक्टीरिया। एक ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, TN3 जो कि है रेप्लिकेटिव। आप समझे, रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृति। एक डीएनए में उस स्थान से, वो ओरिजिनल स्थान से हटे नहीं है, जिस स्थान पे वो थे वहाँ उनकी एक कॉपी हुई प्रतिकृति के द्वारा या रेप्लिकेशन के द्वारा, वो कॉपी फिर दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र हो गई, इसको बोलते हैं, इसका एग्जांपल है TN3 रेप्लिकेटिव। तीसरा प्रकार है रिट्रो ट्रांसपोजोन। रिट्रो, अगर आपने वर्ड थोड़ा बहुत भी सुना हो, जिसे हम बोलते हैं रिट्रो सॉन्ग या रिट्रो ड्रेस, इसका मतलब होता है पुराने ज़माने का या उल्टा या रिवर्स। तो इसमें यह है कि रिट्रो ट्रांसपोजोन्स आर द टाइप ऑफ जेनेटिक कंपोनेंट दैट कॉपी एंड पेस्ट themselves into different genomic locations by converting RNA back into DNA। देखिए, मैंने आपको cDNA लाइब्रेरी पढ़ाई थी, वहाँ पे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री DNA बताया था। एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम पहले RNA से DNA को बनाता है, मतलब उल्टा काम हो रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिट्रो ट्रांसपोजोन में उल्टा हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, रेप्लिकेटिव में क्या हो रहा है, DNA से DNA बन रहा है, रिट्रो में क्या हो रहा है, RNA से DNA बन रहा है, और ये DNA किसके द्वारा बन रहा है, वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और फिर ये जो DNA नया बना हुआ DNA है, यह किसी अन्य स्थान पे जाके जीनोम में जुड़ जाएगा और वहाँ पे वो उस जीन के कार्य को प्रभावित करेगा। तो ये हो गया रिट्रो ट्रांसपोजोन। तो आप समझे तीनों में अंतर, वापस बताते हैं। नंबर 1, जिसमें वो एक स्थान से खुद ही कट होके दूसरे स्थान पे जुड़ गया है, कट एंड पेस्ट, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कॉपी नहीं बनी है। दूसरा रेप्लिकेटिव, जिसमें DNA की प्रतिकृति होकर DNA बना है और वो जो कॉपी DNA है वो जाके किसी दूसरे स्थान पे जुड़ा है। और तीसरा रिट्रो ट्रांसपोजोन, यहाँ पे DNA की कॉपी नहीं बनी है, यहाँ RNA से DNA बना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, और
जो नया बना हुआ डीएनए है वो किसी अन्य स्थान पर जाके जुड़ा है, उसको हम कह रहे हैं रिट्रो ट्रांसपोजोन। रिट्रो ट्रांसपोजोन का उदाहरण है TY1 एलिमेंट इन ईस्ट, या रिट्रोपोजोन्स जिसके उदाहरण है साइन लाइन इन ह्यूमन, SINE इस और LINE। ये आप डिटेल में जब भी ह्यूमन जीनोम पढ़ेंगे तो ये आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, आप पढ़ लेंगे शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियोटाइड एलिमेंट। तो ये सब आप आराम से पढ़ लेंगे जब जीनोम पढ़ेंगे। तो हम इसको डिटेल में हर किसी का एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेंगे जो भी डार्क में दे रखा है। जैसे इसमें TN3 पढ़ेंगे, TY1 पढ़ेंगे, साइन लाइन भी थोड़ा बहुत हम पढ़ सकते हैं। देन सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है IS एलिमेंट। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स में सबसे पहला लिखा हुआ है IS एलिमेंट। सो व्हाट इज IS एलिमेंट? IS का मतलब होता है इंसर्शन सीक्वेंस। इंसर्शन सीक्वेंस IS। इंसर्शन मतलब जो कि अंदर की तरफ प्रवेश करने वाली सीक्वेंस, तो वही बात हो गई जहाँ जीन के अंदर प्रवेश करती है। इंसर्शन सीक्वेंस आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स as they typically contain only 1 or 2 open reading frames that encode genes to facilitate transposition। ये सबसे सरल प्रकार के मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट मतलब वही स्थानांतरण जीन है जिसमें केवल 1 या 2, अब आपको ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब होता है जीन से आप इनको रिलेट कर सकते हैं कि इतने जीन पाए जाते हैं जो कि एनकोड करते हैं प्रोटीन को देयर या फिर जो किसी प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं। इनकी साइज़ देखिए बेटा, इनको याद करने का तरीका ये है कि आपको पहले इनका डायग्राम देखना पड़ेगा। डायग्राम से आपको समझ में आ जाता है कि ये कैसे होते हैं। तो पहले अपन सीधा डायग्राम पे आते हैं। ये आप देख रहे हैं एक रेखा बनाई गई है जिसमें बीच में है ट्रांसपोजेज जीन और लेफ़्ट और राइट में लिखा हुआ है IR। IR का मतलब है इन्वर्टेड रिपीट। क्या होता है? इन्वर्टेड रिपीट। इन्वर्टेड रिपीट मतलब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे GGTGA है, तो यहाँ पे भी इसकी जस्ट ये सीक्वेंस वापस उल्टी होके बोलते हैं उल्टा सीधा एक समान उस प्रकार से वापस रिपीट हो रही है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे दोनों साइड से तो आपको मिलता जुलता लगेगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा GGTGA TGC TGG, तो इस प्रकार से अगर आप इनको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसके सामने आ गई और ये एक दूसरे की क्या है इन्वर्टेड रिपीट से लेफ़्ट और राइट साइड में जो IR लिखा हुआ है वो आप देख रहे हैं एक दूसरे की इन्वर्टेड रिपीट है। आप एरो का निशान देख के समझ सकते हैं कि यहाँ से आप 5 प्राइम से 3 प्राइम पे पढ़ें लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में भी आप 5 प्राइम से 3 प्राइम से पढ़ेंगे तो वही GG, यहाँ पे भी वही 5 प्राइम पे GG। तो इस प्रकार से ये हो गई इन्वर्टेड रिपीट्स। अब बीच में है ट्रांसपोजेज जीन। ट्रांसपोजेज जीन मतलब ऐसा जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोजिशन के लिए, क्योंकि उस जीन को उठा के एक जगह से काट के दूसरे जगह पर लगाने में भी आपको बहुत सारे एंजाइम चाहिए होंगे। वो सब एंजाइम कौन सा? ये ट्रांसपोजेज जीन बनाता है जो एंजाइम चाहिए वो। सो देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 765 बेस पेयर टू 5 किलो बेस पेयर, मतलब लगभग हम देख रहे हैं 768 से लेके 5000 बेस पेयर तक इनकी साइज़ वेरी करती है। मैं बता चुकी हूँ। मोस्ट आर फ्लैंक्ड मतलब आगे पीछे जो स्टार्टिंग में और एंड में जो सीक्वेंस होती है उसको बोलते हैं फ्लैंक्ड, घिरी हुई। मोस्ट आर फ्लैंक्ड बाय शॉर्ट टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स। इसके आजू बाजू में IR इन्वर्टेड रिपीट्स होती है जिनकी सीक्वेंस 9 से लेके 40 बेस पेयर हो सकती है। आगे आपको बताऊंगी कि ये किस में हेल्प करती है, ये होमोलोगस रिकम्बिनेशन, क्योंकि अगर IR नहीं होगी तो ये जो अपना ट्रांसपोजेबल जीन है या फिर ट्रांसपोजोन है ये किसी अन्य स्थान पे जाके जुड़ ही नहीं पाएगा, इनके कारण इसको जुड़ने में सहायता मिलती है। इंसर्शन ऑफ IS एलिमेंट कॉज टारगेट साइट डुप्लीकेशन। अब ये क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनकी साइज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। ये ट्रांसपोजेज जीन बनाती हैं जो कि मोबिलाइजेशन मतलब उसके स्थानांतरण में, और इंसर्शन मतलब उसके अंदर जीन के अंदर समाहित होने में सहायता करती है। देन रेंज इन साइज फ्रॉम 768 टू 5 KB बता चुकी हूँ मैं आपको ऑलरेडी। ISI फर्स्ट आइडेंटिफाइड, जो IS एलिमेंट है वो फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इकोलाई कैलेक्टोज ओपेरॉन, ठीक है। जो भी इकोलाई का कैलेक्टोज ओपेरॉन होता है उसके अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया था। और जो इसके एंड्स हैं उनको
क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स या फिर इन्वर्टेड रिपीट्स बोलते हैं। अब जो मैंने आपको लास्ट चीज़ बताई थी, टारगेट साइट डुप्लीकेशन, ये क्या होता है? टारगेट मतलब आप जानते हैं वो डीएनए जहाँ पे ये ट्रांसफ़र होगा, साइट मतलब जगह, और डुप्लीकेशन मतलब डबल हो जाना। तो जहाँ पे ये ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ पे कुछ डबलिंग होती है। कैसे होती है आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे एक एलिमेंट दिखाया, एक जीन बताया गया है जिसमें कि अब जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है आईएस एलिमेंट आके जोड़ेगा। जो इसमें येलो कलर वाला है पार्ट वो आईएस एलिमेंट है, और जो ब्लू कलर वाला है वो जीन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जो इसमें कट लगता है ट्रांसपोजोन को जुड़ने के लिए, स्थानांतरण जीन के जुड़ने के लिए जो कट लगा है वो कट कौन सा होता है? स्टैगर्ड। मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 प्रकुंठित सिरे और उसके अलावा हमने देखा था स्टिकी एंड्स। तो यहाँ पे स्टिकी एंड्स बनने के हिसाब से कट कैसे लगते हैं, एक इधर लगता है और एक बिल्कुल सामने नहीं लग के एक साइड में लगता है। तो यहाँ पे 2 खाली स्थान आपको दिख रहे हैं, ये खाली स्थान बच जाते हैं, बीच में आके आईएस एलिमेंट जुड़ जाता है। ये डायग्राम स्टेप नंबर 2 में आप देख रहे हैं। द आईएस एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू द गैप क्रिएटेड बाय स्टैगर्ड क्लीवेज ऑफ टारगेट डीएनए। ओके, ये स्टैगर्ड कट है, मैं बता चुकी हूँ आपको, जिसको हम चिपचिपे सिरे बोल रहे थे। अब डीएनए सिंथेसिस फिल्स इन द गैप्स ऑन ईच साइड ऑफ आईएस एलिमेंट। बीच में आईएस एलिमेंट है, दोनों की साइड में जो रिक्त स्थान था उसको भर दिया जाता है, और उसको भरने के कारण आप देख रहे हैं क्या बन गया? टारगेट साइट डुप्लीकेशन। कैसे? यहाँ पे देखिए जो सीक्वेंस आप लेफ़्ट और राइट में देखिए, सिर्फ समझाने के लिए है। अगर आप इसको याद नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम समझें कि टारगेट साइट डुप्लीकेशन क्या होता है। यहाँ पे जो सीक्वेंस थी आप देख रहे हैं, उससे सीक्वेंस यहाँ पे उसकी डुप्लीकेट बन गई है, इसकी एक सीक्वेंस की कॉपी यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। तो ये जो ओरिजिनल डीएनए था, कौन सा? स्टेप नंबर 1 में ब्लू कलर का, चलो आईएस एलिमेंट तो बीच में आया ही है, लेकिन जो ब्लू कलर का पार्ट है वो भी कितना बड़ा हो गया, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे डीएनए। इसकी कारण क्या है? टारगेट साइट डुप्लीकेशन। हर जो डीएनए है वो डबल हो गया लेफ़्ट और राइट साइड में, इसको कहते हैं टारगेट साइट डुप्लीकेशन। ये इसी को हम कहते हैं कट एंड पेस्ट टाइप। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कट कहीं और से आईएस एलिमेंट निकल रहा है और यहाँ पे वो ऐड हो रहा है। अब इसी कट एंड पेस्ट टाइप के एग्जांपल 3 एग्जांपल और हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इसका डायग्राम याद कर लीजिए सफिशिएंट है। तो इसलिए मैंने इसको ऐड ही किया है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इसको समझाना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं। वो है TN5, TN9 और TN10। दीज आर, अब ये थोड़ा सा आईएस एलिमेंट से डेवलप्ड होते हैं, ये उनसे ज़्यादा विकसित होते हैं। दे आर कंपोजिट टाइप ऑफ ट्रांसपोजोन्स। ये जो होते हैं वो कंपोजिट टाइप ऑफ ट्रांसपोजोन होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल रीजन कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फ्लैंक्ड एट बोथ साइड्स बाय आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ आईएस एलिमेंट। इसको हम समझने से पहले के बाद सिर्फ आप ये डायग्राम याद कर लो। सबसे पहले दे रखा है, हम देख रहे हैं डायग्राम नंबर A, जिसमें बताया गया है कि लेफ़्ट और राइट साइड में क्या है? आईएस कौन सा? वही इंसर्शन सीक्वेंस जो हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं। तो लेफ़्ट और राइट साइड में आ गई इसके आईएस, और बीच में क्या आ गया? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, मतलब एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी वाला जीन। अब यहाँ पे है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे TN5। TN का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, TN5 मतलब जिस सीरीज़ में ये बन रहा है उसके हिसाब से 5, 9, 10 दे रखा है। आपको जो याद करना है वो है TN5 में जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है कैनामाइसिन एंटीबायोटिक के प्रति। सो TN5 कंटेन्स कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन। ये आप देख रहे हैं कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन। इसकी जो साइज़ है वो है 5700 बेस पेयर। तो इसमें TN5 में याद करने की केवल 2 चीज़ें हैं, 5700 और कैनामाइसिन रेजिस्टेंस। दूसरा है TN9। TN9 की साइज़ थोड़ी छोटी होती है TN5 से, 2500 बेस पेयर। इसमें जो जीन होता है वो होता है क्लोरेमफेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन। इसका कौन सा है? क्लोरेमफेनिकल। अभी आपको रखना ही पड़ेगा। तीसरा है TN10। ये साइज़ में सबसे बड़ा होता है, इसका साइज़ होती है 9300 बेस पेयर, और इसके अंदर जो जीन होता है उसका नाम होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो इस प्रकार से आप केवल ये याद कर लीजिए, सफिशिएंट है ये तीनों में से। अगर आपको तीनों याद नहीं आ रहे तो सिर्फ TN5 याद कर लीजिए कि ये एक प्रकार का आईएस एलिमेंट से थोड़ा सा डेवलप्ड है, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में आईएस है और बीच में क्या आ गया? एक जीन आ गया जो कि है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है।
ये कहाँ पाए जाते हैं, ये भी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो ये हुआ TN5, TN9, TN10। अब आज के लेक्चर का सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ACDS एलिमेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको बताया था क्योंकि जो बारबरा मैकलिंटॉक ने जो खोजे थे सबसे पहले ट्रांसपोजेबल एलिमेंट या जंपिंग जीन, वो ACDS एलिमेंट्स ही थे। सो ACDS ट्रांसपोजेबल कंट्रोलिंग एलिमेंट्स was the first transposable element system recognized in maize by Barbara McClintock। तो पहले चीज़ है, किसने खोजा, बारबरा मैकलिंटॉक ने। किस में खोजा, मेज़ या मक्का में खोजा। और मक्का में कौन से जीन में खोजा, मक्का के क्रोमोसोम नंबर 9 के अंत के शॉर्ट आर्म। आप जानते हैं कि एक गुणसूत्र की एक लंबी भुजा होती है और एक छोटी भुजा होती है, तो जो शॉर्ट आर्म मतलब छोटी भुजा, वहाँ पे ये जीन पाया जाता है। उसके बाद ये जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द सीड। मक्का का जो बीज होता है उसका जो रंग होता है उसको निर्धारित करने वाला जीन होता है। देखिए वापस रिपीट करते हैं, किसने खोजा, बारबरा मैकलिंटॉक ने। किसमें खोजा, मक्का में खोजा। कौन से क्रोमोसोम में खोजा, क्रोमोसोम नंबर 9 की शॉर्ट आर्म में। और इसका कार्य क्या है, मक्का के बीज के कलर का निर्धारण करना। मक्का के बीज अगर आप जानते हैं तो उसके ऊपर जो कलर निर्धारित करती है वो होती है एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर पाई जाती है जिसके आधार पर मक्का के बीज का रंग आपको नज़र आता है। नॉर्मली हम देखते हैं ना, पीली मक्का, सफ़ेद मक्का, तो वही बताता है। अब यहाँ पे द कलर पिगमेंटेशन पैटर्न इन मेज इज़ ड्यू टू एलिल C ऑन 9th क्रोमोसोम। 9th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे भी जो एलिल पाया जाता है, एलिल का नाम क्या है, एलिल C। एलिल क्या होते हैं आपको बताया था मैंने, युग्म, जो एक एलिलोमॉर्फ हम बोलते हैं, एक जीन के दो स्वरूप। जैसे मैंडल ने पढ़ा था ना कि कैपिटल T स्मॉल t हम लिखते हैं, लंबा बौना, उसी प्रकार से ये एलिल है, वही कैपिटल C 9th क्रोमोसोम में पाया जाता है, जो कि मक्का के बीज का रंग निर्धारित करता है। इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल है। अब बात करेंगे अपन AC की। द AC इज़ एक्टिवेटर एलिमेंट। AC मतलब एक्टिवेटर, इसको आपको हिंदी में भी एक्टिवेटर ही याद करना होगा। इट इज़ ऑटोनॉमस वेयर इज़ द DS का मतलब होता है डिसोसिएशन एलिमेंट। DS मतलब डिसोसिएशन एलिमेंट, एक्टिवेटर एलिमेंट एंड डिसोसिएशन एलिमेंट। नाम बता रहा है, देखिए आपको, एक्टिवेटर मतलब उत्प्रेरित करने वाला। ओके, इट इज़ ऑटोनॉमस, ये उत्प्रेरक है, तो इसको किसी और की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं अपने आप में काफ़ी है। एंड DS एलिमेंट्स डिसोसिएशन, ये होता है जो कि पृथक करने वाला या कुछ डिसरप्ट करने वाला, किसी को के भाग करने वाला। तो डिसोसिएशन एलिमेंट्स ऑलवेज रिक्वायर एक्टिवेटर एलिमेंट। देखिए एक्टिवेटर को काम करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिसोसिएटर को काम करने के लिए एक्टिवेटर की ज़रूरत है। एक्टिवेटर के बिना डिसोसिएटर काम नहीं करता। इसीलिए इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलते हैं, 2 एलिमेंट सिस्टम। एलिमेंट मतलब जीन से बोल सकते हैं आप, 2 एलिमेंट मतलब 2 जीनों द्वारा नियंत्रित होने वाला तंत्र। यहाँ पे 2 जीन कौन से हैं, AC और DS। इसे आप याद कर लेंगे, AC एंड DS। अब यहाँ पे अगर अपन देखें साइज कैसे दिखते हैं, इन जनरल AC एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। सारे जितने भी मक्का में पाए जाने वाले एक्टिवेटर एलिमेंट होते हैं वो एक समान होते हैं। इनकी साइज़ 4563 4563 बेस पेयर इनकी लेंथ होती है। जबकि डिसोसिएशन एलिमेंट जो होते हैं, दे आर AC एलिमेंट्स दैट हैव अंडरगॉन डिलीशंस। मतलब ये लगभग AC एलिमेंट्स के समान ही होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ भाग इसका विलोपित हो चुका होता है, मतलब इसमें कुछ डिलीशंस हो चुके हैं। ऑल द एलिमेंट्स कंटेन अ शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस एट ईच एंड। अगर अपन जैसे आप देखा आपने कि सब जगह लेफ़्ट और राइट में तो कुछ पाया ही जा रहा है, जितने भी एलिमेंट हमने पढ़े थे। IS में क्या मिल रहा था, इन्वर्टेड रिपीट। अगर हम बात करें TN5, TN9, TN10, इसमें क्या मिल रहा था, IS एलिमेंट लेफ़्ट और राइट में। इसमें भी इन्वर्टेड रिपीट्स पाई जाती है, जो लगभग बहुत छोटी होती है, 10 बेस पेयर जितनी होती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोजिशन के लिए, क्योंकि ये भी कट एंड पेस्ट है, तो आप समझो लेफ़्ट और राइट में तो कुछ रहेगा ही सही कट एंड पेस्ट में। मैं आपको बता चुकी हूँ, DS रिक्वायर सम फैक्टर प्रोवाइडेड बाय AC। इसको काम करने के लिए AC की ज़रूरत पड़ती है, जबकि AC इंडिपेंडेंट है।
इनकी रिलेशनशिप के कारण AC को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस, स्वायत्त या स्वयं अपना कार्य करने वाला एलिमेंट, जबकि DS क्या कहलाता है, नॉन ऑटोनॉमस, जो कि अपना काम स्वयं नहीं कर सकता। बिकॉज बोथ AC एंड DS कैन मूव, दे आर कॉल्ड ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट, ये हम जानते हैं। अब इसको कौन कितना कैसे कार्य करता है ये बहुत आप ध्यानपूर्वक समझिए, लास्ट बस फिनिश होने वाला है इसके बाद लेक्चर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिवेटर एलिमेंट अ डिसोसिएटर एलिमेंट कैन कॉज क्रोमोसोम ब्रेक। यदि एक्टिवेटर एलिमेंट उपलब्ध है, उपस्थित है, तो डिसोसिएटर एलिमेंट क्या करेगा, क्रोमोसोम को तोड़ देगा। द जेनेटिक मार्कर फॉर सच ब्रेक्स इन दिस एग्जाम्पल इज एक्सप्रेशन एट द C लोकस। मैं बता चुकी हूँ, एक बार हम डायग्राम से समझेंगे। द रिसेसिव C एलील प्रोड्यूसेस अ म्यूटेंट कलरलेस फिनोटाइप इन द इंडिविजुअल सीड्स एंड द डोमिनेंट C+ एलील प्रोड्यूस अ वाइल्ड टाइप डार्क फिनोटाइप। अब देखिए, अगर आपने आनुवंशिकी पढ़ी है तो उसमें आपने प्रभावी तथा अप्रभावी जीन पढ़े होंगे। मेंडल के टाइम भी पढ़े हैं आपने, प्रभावी को कैपिटल T बोल रहे थे और अप्रभावी को स्मॉल t बोल रहे थे। तो यहाँ हम बात करें प्रभावी जीन कौन सा है, C+, अप्रभावी जीन कौन सा है, C। तो यहाँ पे प्रभावी एलिल कौन सा है, C+ एंड अप्रभावी एलिल कौन सा है, C। तो जो प्रभावी एलिल है उसका कार्य होता है डार्क कलर के या बैंगनी रंग के या गहरे रंग के बीजों को उत्पन्न करना, उनका बीजों का रंग गहरा करना। और जो लाइट कलर के एलिमेंट हैं उनका कार्य होता है कौन सा काम करना, उनका कार्य होता है कि जो कलरलेस बीज हैं उनको उत्पन्न करना। इस प्रकार से हम बहुत सारी कंडीशंस पढ़ते हैं इसके अंदर। पहली कंडीशन है कंडीशन A। कंडीशन A में क्या है, हम देख रहे हैं ये आपको जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है स्मॉल c और बैंगनी कलर का पार्ट दिख रहा है कैपिटल C+। क्या है, डोमिनेंट है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या है, यदि एक्टिवेटर एलिमेंट नहीं है, आप देख रहे हैं कंडीशन 1 या कंडीशन A जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्टिवेटर एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रभावी है, प्रभावी कौन सा था, C+ बोला था मैंने आपको, डोमिनेंट, वो अपने लक्षण शो कर रहा है और बीज का रंग क्या हो गया, पर्पल। ओके। कंडीशन B में क्या हो गया, एक्टिवेटर एलिमेंट आ गया, देखना ग्रीन कलर का एक्टिवेटर एलिमेंट आ गया। एक्टिवेटर एलिमेंट के आने के कारण जो DS एलिमेंट है वो जाके क्रोमोसोम ब्रेक कर देगा, क्रोमोसोम ब्रेक करेगा। इसकी वजह से जो डोमिनेंट या प्रभावी C+ था वो वहाँ से टूट के हट गया। आप देख रहे हैं C+ वाला भाग, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको डायग्राम में, तो यहाँ से ये टूट गया और टूट के ये हट गया। C+ काम नहीं कर रहा, C+ का काम क्या था, बीज का रंग गहरा करना। अब यहाँ पे कौन काम करेगा, अप्रभावी। अप्रभावी क्या है, स्मॉल c। ये इसकी वजह से बीज का रंग क्या होगा, कलरलेस या रंगहीन। ये समझ में आ गया आपको। कंडीशन C। कंडीशन C में क्या होता है, कई बार एक्टिवेटर एलिमेंट की उपस्थिति में DS एलिमेंट ट्रांसफ़र तो होता है, पर वह ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है, विद इन C जीन, जो C+ जीन के अंदर ही घुस गया। यहाँ पे देखिए अंदर नहीं घुसा, ये इसके पहले घुसा है, उसकी वजह से ये अलग हो गया। यहाँ पे यदि वो जीन के अंदर घुस जाता है तो क्या होता है, ये C+ की जगह CU बन जाता है। CU मतलब C अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब जो कि स्टेबल नहीं है या स्थायी नहीं है, अस्थाई। अस्थाई क्यों, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर घुसता है कुछ टाइम बाद ये निकल के वापस से बाहर आ जाता है। देख रहे हैं आप DS, देखिए पहले अंदर गया, अंदर जाने की वजह से क्या हुआ, C+ ने काम करना बंद कर दिया और उसकी वजह से बीज का रंग क्या हो गया, सफ़ेद हो गया या कलरलेस हो गया। लेकिन क्योंकि ये अनस्टेबल है, कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड्स के या कुछ समय के बाद ही ये वापस से ट्रांसफ़र हो गया, DS बाहर निकल गया और ये वापस C+ क्या बन गया, एक्टिवेट हो गया। C+ एक्टिवेट के कारण बीज का रंग क्या होता है, पर्पल होता है। तो इसकी वजह से जो एक्चुअल में जो बीज दिखते हैं मक्का के अंदर, वो कैसे दिखते हैं, हमको ऐसे चितकबरे से दिखते हैं, जिसमें जो बैकग्राउंड है या जो नीचे का आधार है वो तो कौन सा है, कलरलेस, क्योंकि वो जीन बार बार में बीच में जा रहा है, वो वापस हट रहा है, फिर बीच में जा रहा है तो फिर हट रहा है। तो उसको इस प्रकार के पैटर्न या फिर चितकबरे या धब्बों वाले आपको बीज प्राप्त होंगे मक्का के। तो बारबरा मैकलिंटॉक ने इस प्रकार के कलर्ड या डिफरेंट रंगों के या चितकबरे से मक्का के बीजों को देखकर ही ये पता लगाया था कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं।
तो ये मैंने एक बहुत सिंपल सा डायग्राम है जिसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो मैंने आपको बता दिया ये कंडीशन ए फर्स्ट मैंने बताई थी आपको, इन द एब्सेंस ऑफ AC एलिमेंट, जब AC एलिमेंट नहीं है, DS इज़ नॉट ट्रांसपोजेबल एंड क्रोमोसोम ब्रेक्स डू नॉट अकर। यहाँ पे कंडीशन ए स्मॉल ए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रोमोसोम ब्रेक नहीं होगा और इसका रंग क्या रहेगा, C+ के कारण इसका रंग बैंगनी रहेगा। लेकिन कंडीशन बी में जैसे ही AC एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, कंडीशन बी के अंदर यहाँ पे AC एलिमेंट है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं AC एलिमेंट्स की वजह से हमें यहाँ पे DS एलिमेंट बीच में ट्रांसफ़र हुआ, क्रोमोसोम ब्रेकेज हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे बीच का रंग रंगहीन हो गया। इसी प्रकार से कंडीशन 3 हम देखते हैं कि यदि DS एलिमेंट कटना वहाँ से निकल के अगर C+ के बीच में स्थित हो जाए तो क्या बन जाता है, C अनस्टेबल, और C अनस्टेबल वापस कोशिश करता है कि वो पुनः DS को अपनी पहले वाले स्थान पे भेज दे। इस प्रकार से जो पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं मोज़ेक या वेरीगेटेड। मोज़ेक मतलब चितकबरा टाइप का, या जिसके अंदर बहुत सारे धब्बे हैं। इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में जो पढ़ा है वो पढ़ा है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, जिसमें से हम विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? कट एंड पेस्ट में हमने IS एलिमेंट पढ़ा, TN5 पढ़ा, TN9 पढ़ा, TN10 पढ़ा और साथ ही AC/DS एलिमेंट्स इन मेज़ भी पढ़ा। ये आप समझ लेंगे तो बहुत आसान है। इस लेक्चर को आप 1-2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो बचे हुए 2 एग्जाम्पल्स हैं, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजन और डिट्रो ट्रांसपोजन। इनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।